महाराष्ट्र की सियासत में जो कुछ चल रहा है उससे कांग्रेस के अंदर बेचैनी पैदा हो गई है। कंगना रनौत के मसले पर जिस तरह से उद्धव ठाकरे और शिवसेना की छवि बिगड़ती जा रही है, उससे कांग्रेस की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। इन सबसे शिवसेना का कुछ बिगड़े या न बिगड़े, लेकिन कांग्रेस को बिहार और हिमाचल प्रदेश में तो सीधा सीधा नुकसान दिखने लगा है। महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार में शामिल कांग्रेस के सामने अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई है। अभिनेत्री कंगना रनौत से शिवसेना के विवाद के बीच पूर्व नौसेना अधिकारी की पिटाई से प्रदेश कांग्रेस के नेता असहज हैं, लेकिन गठबंधन की मजबूरी में कुछ बोल नहीं पा रहे। अंदर खाने ये सुगबुगाहट शुरू हो गई है कि कहीं ये मामला महाराष्ट्र में कांग्रेस की लुटिया न डुबो दे। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद से ही कांग्रेस के साथ तीसरे दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है। उद्धव ठाकरे शरद पवार के साथ मिलकर सत्ता की मलाई खा रहे हैं। उद्धव ठाकरे और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार कई बार बंद कमरे में कोई निर्णय ले लेते हैं जिसकी कांग्रेस मंत्रियों तक को खबर नहीं होती। कांग्रेस के मंत्री इस पर अपना विरोध भी व्यक्त कर चुके हैं। इन सब के बीच हाल के दिनों में उद्धव सरकार की कार्य पद्धति में भी काफी बदलाव आया है। कंगना का ऑफिस तोड़ने और पूर्व नौसेना अधिकारी मदन शर्मा की पिटाई के मामले में कांग्रेस बैकफुट पर है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री कहते हैं, मुख्यमंत्री कांग्रेस के मंत्रियों से जल्दी बात नहीं करते, उनका फोन भी नहीं उठाते। जबकि मौजूदा परिस्थिति में सरकार को संकट से उबारने में कांग्रेस के अनुभवी मंत्री काफी सहयोग दे सकते हैं। इसलिए कांग्रेस सत्ता में रहकर भी कुछ नहीं कर पा रही है। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने बाबरी मस्जिद तोड़ने वाले बयान से भी कांग्रेस के नेता खफा हैं। कंगना ने ऑफिस तोड़े जाने पर ट्वीट कर शिवसेना को बाबर सेना कहा। इसके बाद संजय राउत ने कहा था कि शिवसेना को बाबर सेना कहने वाले जान ले कि हम वही लोग हैं जिन्होंने बाबरी मस्जिद तोड़ी थी। सरकार में कांग्रेस को तीसरे दर्जे की वरीयता प्राप्त है, इसलिए विभागीय निधि को लेकर भेदभाव की बातें सामने आई हैं। हाल ही में राज्य विधानमंडल का 2 दिवसीय मानसून सत्र आहूत किया गया था। सत्र में 29,084 करोड़ की पूरक मांग मंजूर की गई, लेकिन पूरक मांग में शिवसेना और एनसीपी के मंत्रियों वाले विभागों पर खास मेहरबानी दिखाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। शिवसेना के हाथों से बीएमसी की सत्ता खिसकने वाली है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो उद्धव ठाकरे को बीएमसी में करारी हार का सामना करना पड़ सकता है। बीजेपी की ओर से भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर मेयर किशोरी पेडणेकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है। अविश्वास प्रस्ताव का क्या होगा, ये कांग्रेस एनसीपी के रुख पर तय होगा। राज्य की सत्ता में साझेदार कांग्रेस और एनसीपी के रुख से बीएमसी में शिवसेना की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कांग्रेस एनसीपी दोनों दलों के नेताओं का कहना है कि अविश्वास प्रस्ताव के दौरान पार्टी का क्या रुख होगा, इस पर पक्ष के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा के बाद तय किया जाएगा। लेकिन बीएमसी में शिवसेना की मनमानी से दोनों दलों के नगर सेवकों में नाराजगी है। इसलिए अविश्वास प्रस्ताव के दौरान दोनों दल क्या स्टैंड लेंगे, इस पर पत्ता अभी नहीं खोल रहे हैं। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने बताया, राज्य की सत्ता में हम भले ही शामिल हैं, लेकिन बीएमसी में अब भी हम विपक्ष में ही हैं। नेता विपक्ष का पद कांग्रेस के पास है। 2.5 दशक से बीएमसी की सत्ता पर काबिज शिवसेना पहले भी मनमानी करती रही थी, अब भी वही कर रही है। उसके रुख में कोई बदलाव नहीं आया है, जबकि राज्य की सत्ता में हम साझेदार हैं। राज्य में मिलीजुली सरकार बनने के बाद शिवसेना को बीएमसी में कांग्रेस एनसीपी के नगर सेवकों को भी तवज्जो देनी चाहिए थी, लेकिन शिवसेना ने ऐसा नहीं किया। अब बीजेपी मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाई है, तब उन्हें हमारी याद आई है। हमारे नगर सेवकों ने हमेशा शिवसेना से कहा कि जो भी फैसले लिए जाएं उसमें हमारी भी सहमति ली जाए, हमें भी शामिल किया जाए। लेकिन शिवसेना ने इस पर कभी भी ध्यान नहीं दिया और मनमाने तरीके से फैसले करती रही। कोरोना संकट के दौरान भी कांग्रेस एनसीपी नगर सेवकों ने लगातार मेयर, स्टैंडिंग कमेटी अध्यक्ष और बीएमसी कमिश्नर से कहा कि कोई भी फैसला लेते समय हमें भी विश्वास में लें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज ये स्थिति है कि दोनों दलों के नगर सेवक शिवसेना के बर्ताव से नाराज हैं। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर वे यह कह रहे हैं कि वे इस संबंध में अपनी अपनी पार्टी के नेताओं के सामने बात रखेंगे, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि क्या करना है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने भी कांग्रेस एनसीपी नेताओं से अविश्वास प्रस्ताव को लेकर संपर्क साधा है, जो शिवसेना के लिए चिंता बढ़ाने वाली खबर है। जानकारों का कहना है कि बीएमसी में यदि शिवसेना को सत्ता बचानी है
तो हर हाल में कांग्रेस एनसीपी के सहयोग की जरूरत होगी, चाहे वह प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष रूप से। 227 सदस्यीय बीएमसी के सत्ता का समीकरण कांग्रेस के रुख पर तय होगा। एनसीपी और समाजवादी पार्टी की भी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। सूत्र बताते हैं कि बीएमसी ने 28, 29 और 30 सितंबर को महासभा की बैठक बुलाई है और इस संबंध में नगर सेवकों को सूचना भी दी जा चुकी है। बीजेपी के एक नगर सेवक ने बताया कि इसी दौरान अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होने की संभावना है। विपक्ष के नेता रवि राजा ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव पर पार्टी हाईकमान से बात करेंगे। हर मुद्दे पर हम अपनी बात रखेंगे, पार्टी जो भी निर्णय लेगी हम उसके साथ रहेंगे। उधर एनसीपी की राखी जाधव ने कहा कि इस संबंध में हम पार्टी नेताओं के सामने अपना रुख रखेंगे। पार्टी नेतृत्व जो आदेश देगा उसी पर हम आगे बढ़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। उद्धव ठाकरे और संजय राउत के हमलों से घिरी कंगना रनौत मुंबई से वापस लौट आईं। लेकिन उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी शिवसेना के बारे में उनके तेवर पहले की तरह ही सख्त दिखे। उन्होंने कहा कि सोनिया सेना के कारण मुंबई अब सुरक्षित नहीं रही। मुंबई से चंडीगढ़ पहुंचकर उन्होंने एक ट्वीट किया और शिवसेना पर वार किया। कंगना ने लिखा कि अब मुंबई में पहले जैसी सुरक्षा नहीं रही है। इसके लिए उन्होंने शिवसेना के सोनिया सेना होने का कारण बताया। कंगना रनौत ने अपने ट्वीट में लिखा कि चंडीगढ़ में उतरते ही मेरी सुरक्षा नाम मात्र रह गई है। लोग खुशी से बधाई दे रहे हैं। लगता है इस बार मैं बच गई। एक दिन था जब मुंबई में मां के आंचल की शीतलता महसूस होती थी और आज वो दिन है जब जान बची तो लाखों पाए जैसे वाले हालात हैं। शिवसेना से सोनिया सेना होते ही मुंबई में आतंकी प्रशासन का बोलबाला है। इसके अलावा कंगना रनौत ने एक और ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि दिल्ली के दिल को चीर के वहां इस साल खून बहा है। सोनिया सेना ने मुंबई में आजाद कश्मीर के नारे लगवाए। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि आज आजादी की कीमत सिर्फ आवाज है। मुझे अपनी आवाज दो, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब आजादी की कीमत सिर्फ और सिर्फ खून होगी। गौरतलब है कि कंगना रनौत ने आरोप लगाया कि मुंबई में उन्हें असुरक्षा महसूस हो रही है और लगातार उन्हें धमकाया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना के साथ कंगना का वाद विवाद चल रहा है। इसी मामले पर उन्होंने बीते दिनों राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की थी। इसके पहले कंगना रनौत ने ट्वीट किया था कि वो भारी मन के साथ मुंबई छोड़ रही हैं। मुझे लगातार धमकाया गया और डराने की कोशिश की गई। मेरे घर को तोड़ने की कोशिश की गई, दफ्तर को तोड़ दिया गया। जो मैंने पीओके की बात कही थी वो सच साबित होती दिख रही है। कंगना के दिल में जितना गुस्सा भरा था वह एक ट्वीट से नहीं निकल सका, जो उन्होंने एक और ट्वीट करके रक्षक को भक्षक बनने की बात कही। उन्होंने लिखा कि जब रक्षक ही भक्षक होने का ऐलान कर रहे हैं, घड़ियाल बनकर लोकतंत्र का चीरहरण कर रहे हैं, मुझे कमजोर समझकर बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। एक महिला को डराकर उसे नीचा दिखाकर अपनी इमेज को धूल कर रहे हैं। ये संकेत है कंगना उद्धव ठाकरे के खिलाफ अपनी लड़ाई आगे जारी रखेंगी और इसके लिए उन्हें चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। कंगना के इसी तेवर से कांग्रेस और शरद पवार जैसी की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि इस लड़ाई का अंजाम सियासी ही होना है और जनता के मन में क्या है वह सोशल मीडिया पर सबको दिखा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। ये राहुल गांधी की सियासत का अंदाज है कि उनकी फितरत कि जब भी कोई बड़ा मौका हाथ आता है, राहुल गांधी ठीक उसी वक्त देश से गायब हो जाते हैं। संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ तो राहुल गांधी उसके पहले ही सोनिया गांधी के साथ अमेरिका रवाना हो गए। लॉकडाउन के शुरू होने से अब तक कोरोना से लेकर चीन और अर्थव्यवस्था से लेकर पाकिस्तान तक को लेकर लंबी लंबी बातें करने वाले राहुल गांधी को जब संसद में अपनी बात रखने का मौका मिला तो वे गायब हैं। माना जा रहा है कि विपक्ष के लिए यह सत्र बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि अमेरिका से ही राहुल गांधी ने जरूर ट्वीट किया और पीएम मोदी के मोर वाले वीडियो पर ट्वीट किया। कोरोना संक्रमण के आंकड़े इस हफ्ते 50 लाख और एक्टिव केसेस 10 लाख के पार हो जाएंगे। अनियोजित लॉकडाउन एक व्यक्ति के अहंकार की देन है, जिससे कोरोना देश भर में फैल गया। मोदी सरकार ने कहा कि आत्मनिर्भर बनिए, यानी कि अपनी जान खुद ही बचा लीजिए, क्योंकि पीएम मोर के साथ व्यस्त हैं। लेकिन वक्त आमने सामने की राजनीति करने का है।
ट्विटर पॉलिटिक्स का नहीं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने स्पीकर को पत्र लिखकर लोकसभा से अवकाश लिया हुआ है। उन्होंने कहा कि वे अपनी मां कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी के नियमित चेकअप के लिए विदेश जा रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी के इस समय विदेश जाने को लेकर कांग्रेस के कुछ नेता नाखुश हैं। उनका मानना है कि संसद में प्रश्नकाल को हटाया गया। साथ ही बिहार और पश्चिम बंगाल के चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में राहुल गांधी को संसद में मौजूद होना चाहिए था। यह महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी कांग्रेस के वो नेता हैं जो लगातार कोरोना महामारी, अर्थव्यवस्था और चीन के मुद्दे पर सरकार को लगातार घेरते आए हैं। ऐसे में उनके साथियों का मानना है कि उन्हें यहां इस समय मौजूद रहकर सरकार को घेरना चाहिए था। महत्वपूर्ण बात यह है कि यही वह समय है जब राहुल गांधी और कांग्रेस अन्य विपक्षी दलों के साथ संपर्क साधने की कोशिश कर सकते हैं। राहुल गांधी पर अक्सर आरोप लगाया जाता रहा है कि वह तब मौजूद नहीं होते जब उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, चाहे वह CAA के खिलाफ प्रदर्शन हो या दिल्ली दंगों के दौरान। भले ही वह चीन के मुद्दे पर आक्रामक हो रहे हों, लेकिन उन्होंने रक्षा मुद्दे पर संसदीय समिति की 11 बैठकों को भी अटेंड नहीं किया। पिछले हफ्ते पहली बार उन्होंने इसमें भाग लिया था। राहुल गांधी के समर्थकों का कहना है कि उन्हें मुद्दों को उठाने के लिए मौजूद नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका समर्थन हमेशा स्टेज के पीछे होता है। साथ ही इस पूरे मामले में अनुपस्थिति के एक व्यक्तिगत कारण को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। हालांकि तथ्य यह है कि राहुल गांधी की अनुपस्थिति में उनकी पार्टी को बैकफुट पर डाल दिया गया है, जबकि ये मामला बीजेपी को मुस्कुराता हुआ महसूस कराता है। साथ ही राहुल गांधी को एक पर्यटक राजनेता के रूप में उनके चरित्र को सुदृढ़ करने में मदद करता है। दिल्ली हिंसा मामले में उमर खालिद की गिरफ्तारी और चार्जशीट में सीताराम येचुरी और योगेंद्र यादव का नाम आने से कांग्रेस, कम्युनिस्ट और खान मार्केट गैंग में हड़कंप मच गया है। सुप्रीम कोर्ट से हाल ही में अवमानना के दोषी करार दिए गए वकील प्रशांत भूषण ने पुलिस की कार्रवाई पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि ये पुलिस की ओर से जांच की आड़ में शांतिपूर्वक कार्यकर्ताओं को फंसाने की एक साजिश है। स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने भी उमर खालिद की गिरफ्तारी का विरोध किया। दूसरी तरफ कांग्रेस के पी चिदम्बरम को इस बात की मिर्ची लग गई कि चार्जशीट में सीताराम येचुरी और योगेंद्र यादव का नाम क्यों है। प्रशांत भूषण ने एक और ट्वीट में कहा कि सीताराम येचुरी, योगेंद्र यादव, जयति घोष और अपूर्वानंद का नाम लेने के बाद अब उमर खालिद की गिरफ्तारी से दिल्ली हिंसा की जांच कर रही दिल्ली पुलिस के दुर्भावनापूर्ण नजरिए को समझने में कोई संदेह नहीं बचा है। ये पुलिस की ओर से जांच की आड़ में शांतिपूर्ण कार्यकर्ताओं को फंसाने की साजिश है। स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने भी उमर खालिद की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट में कहा कि हैरान हूं कि आतंकवाद विरोधी कानून UAPA का इस्तेमाल एक युवा और आदर्शवादी उमर खालिद को गिरफ्तार करने के लिए किया गया, जिसने हमेशा किसी न किसी रूप में हिंसा और सांप्रदायिकता का विरोध किया है। वो निःसंदेह उन नेताओं में से है जो भारत के हकदार हैं। दिल्ली पुलिस भारत के भविष्य को लंबे समय तक हिरासत में नहीं रख सकती। दिल्ली हिंसा केस मामले में दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर ली है और इस चार्जशीट में कई बड़े नाम शामिल किए गए हैं। CPM नेता सीताराम येचुरी समेत स्वराज अभियान से जुड़े योगेंद्र यादव का नाम शामिल किया गया, जिसे लेकर कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने सवाल उठाया। चिदम्बरम ने दिल्ली दंगों पर पुलिस की चार्जशीट पर सवाल उठाते हुए पुलिस प्रशासन पर तंज कसा है। कांग्रेस ने दिल्ली दंगों में पुलिस द्वारा दाखिल किए गए पूरक आरोप पत्र में नामजद किए CPM नेता सीताराम येचुरी, योगेंद्र यादव पर आपत्ति जताई है और उनके समर्थन में उतर आई है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने आपराधिक न्याय प्रणाली का मजाक उड़ाया है। कांग्रेस ने एक बार फिर से बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी को अपनी नीतियों के खिलाफ उठ रही आवाजों को दबाने के प्रयास में निम्न स्तर पर गिर गई है। चिदम्बरम ने एक के बाद एक कई ट्वीट्स कर लिखा कि दिल्ली पुलिस द्वारा एक अभियुक्त के खुलासे पर दाखिल की गई चार्जशीट में सीताराम येचुरी, योगेंद्र यादव जैसे नामों को शामिल करना आपराधिक न्याय प्रणाली का मजाक है। उन्होंने एक और ट्वीट लिखा, क्या इस चार्जशीट को दाखिल करते वक्त दिल्ली पुलिस भूल गई कि सूचना और चार्जशीट के बीच महत्वपूर्ण कदम भी होते हैं, जिनमें उन्हें जांच और पुष्टिकरण करना होता है। दिल्ली पुलिस की इस
चार्जशीट को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि उनकी पार्टी इस मुद्दे को दोनों सदनों में उठाएगी। आपको बता दें कि सीएए और एनआरसी के खिलाफ भड़की हिंसा में जान माल का नुकसान हुआ था। दिल्ली हिंसा मामले में उमर खालिद की गिरफ्तारी क्या हुई? पूरा का पूरा सेक्युलर और अवार्ड वापसी गैंग सक्रिय हो गया। कम्युनिस्ट पार्टियां, कांग्रेस सहित महबूबा मुफ्ती तक की बेचैनी बढ़ गई। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मुस्लिम होने के चलते खालिद की गिरफ्तारी हुई। उन्होंने कहा कि कपिल मिश्रा और कोमल शर्मा बाहर घूम रहे हैं, जबकि उमर और सफूरा जेल में हैं। मुफ्ती ने एक ट्वीट में कहा कि भारत में किसी को भी जेल होगी या नहीं, यह अपराध नहीं, धर्म तय करता है। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने यह कहा, शांतिपूर्ण कार्यकर्ताओं को फंसाने की साजिश है ये। मुफ्ती ने सोमवार दोपहर को ट्वीट किया, अपराध नहीं बल्कि भारत में धर्म तय करता है कि आपको जेल होगी या नहीं। ये कोई संयोग नहीं है। उमर और सफूरा जेल में हैं, लेकिन कपिल और कोमल बाहर घूम रहे हैं। मुफ्ती के ट्वीट पर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा, महबूबा मुफ्ती जैसे लोग केवल प्रासंगिक बने रहने की कोशिश कर रहे हैं। तथ्य ये है कि दिल्ली दंगों में पूरी तरह से प्लान करके इसे फैलाया गया। प्रशांत भूषण ने अपने ट्वीट में लिखा कि सीताराम येचुरी, योगेंद्र यादव, जयति घोष और अपूर्वानंद का नाम लेने के बाद नजरिए को समझने में कोई संदेह नहीं बचा है। यह पुलिस की ओर से जांच की आड़ में शांतिपूर्ण कार्यकर्ताओं को फंसाने की एक साजिश है। स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने कहा, हैरान हूं मैं कि आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए का इस्तेमाल एक युवा और आदर्शवादी उमर खालिद को गिरफ्तार करने के लिए किया गया, जिसने हमेशा किसी न किसी रूप में हिंसा और सांप्रदायिकता का विरोध किया है। वो निसंदेह उन नेताओं में से हैं जो भारत के हकदार हैं। दिल्ली पुलिस भारत के भविष्य को लंबे समय तक हिरासत में नहीं रख सकती। दिल्ली पुलिस की एफआईआर के अनुसार खालिद ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान नागरिकों से बाहर निकलकर सड़क ब्लॉक करने को कहा, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रोपेगेंडा फैलाया जा सके। इसके पहले कांग्रेस के नेता पी चिदंबरम ने एक के बाद एक कई ट्वीट्स कर लिखा कि दिल्ली पुलिस द्वारा एक अभियुक्त के खुलासे पर दाखिल की गई चार्जशीट में सीताराम येचुरी, योगेंद्र यादव जैसे लोगों के नाम शामिल करना आपराधिक न्याय प्रणाली का मजाक करना है। उन्होंने एक और ट्वीट कर लिखा कि क्या इस चार्जशीट को दाखिल करते वक्त दिल्ली पुलिस भूल गई कि सूचना और चार्जशीट के बीच एक महत्वपूर्ण कदम भी होता है, जिसमें उन्हें 5 और पुष्टिकरण करने होते हैं। दिल्ली पुलिस के इस चार्जशीट को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि उनकी पार्टी इस मुद्दे को दोनों सदनों में उठाएगी। बता दें कि सीएए और एनआरसी के खिलाफ भड़की हिंसा में जान माल का नुकसान हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस भगवा झंडे को लेकर सड़कों पर वोट मांग रही है। प्रियंका वाड्रा सॉफ्ट हिंदुत्व का ड्रामा कर रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ राजस्थान की गहलोत सरकार राम मंदिर के निर्माण में अड़ंगा डालने की कोशिश कर रही है। अशोक गहलोत ने अवैध खनन का बहाना बनाकर राम मंदिर के लिए सप्लाई किए जा रहे गुलाबी पत्थर की खुदाई पर बैन लगा दिया। इतना ही नहीं, अयोध्या पत्थर लेकर जा रहे 25 ट्रक्स को भी जब्त कर लिया गया है। जाहिर है, राजस्थान सरकार के इस कदम से मंदिर निर्माण में देरी होगी और कांग्रेस यही चाहती है, और इस बात को लेकर अयोध्या में काफी नाराजगी देखी जा रही है। दरअसल राम मंदिर निर्माण के लिए कई वर्षों से बंशी पहाड़पुर से जा रहे गुलाबी पत्थर पर राजस्थान सरकार ने रोक लगा दी है। सोमवार को भरतपुर जिला प्रशासन और पुलिस और वन विभाग की टीम्स ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अयोध्या जा रहे 25 ट्रकों को जब्त कर लिया। राम मंदिर निर्माण के लिए जा रहे भरतपुर के बंशी पहाड़पुर के पत्थर को लेकर खास बात यह भी है कि इस पहाड़ में खनन करने के लिए सरकार की तरफ से फिलहाल किसी को भी स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। यहां होने वाले अवैध खनन पर रोक लगाते हुए कार्रवाई की गई है। प्रशासन की ओर से बंशी पहाड़पुर में होने वाले अवैध खनन पर रोक लगा दी गई है और अब इसके बाद राम मंदिर निर्माण के लिए जा रहे पत्थर को भी अयोध्या नहीं भेजा जा सकेगा। इसी के साथ एक बड़ा सवाल ये भी है कि जब खनन करने की इजाजत सरकार की ओर से इस पहाड़ में किसी को प्रदान नहीं की गई है, तो फिर आखिरकार यहां से खनन क्यों होता रहा? क्योंकि बिना पुलिस, खनिज और वन विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत के तो यहां अवैध खनन के कारोबार का पनपना संभव नहीं है। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर निर्माण के लिए
अयोध्या में बन रहे मंदिर के लिए, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए पत्थर काफी समय से जा रहे हैं, जबकि यहाँ की पहाड़ियों में खनन करने के लिए किसी के पास कोई लीज नहीं है। फिर भी अवैध खनन के जरिए पत्थर यहाँ से निकलता रहा है। अवैध खनन के खिलाफ की गई कार्रवाई में जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमनदीप सिंह कपूर, जिला कलेक्टर नथमल डिडेल और जिला वन अधिकारी मोहित गुप्ता भी मौजूद रहे। साथ ही पूरे इलाके में जगह जगह पुलिस बल तैनात किया गया है। इलाके की सभी पहाड़ियों पर निगरानी रखी जा रही है, जिससे अवैध खनन को रोककर माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। बयाना उपखंड का बंशी पहाड़पुर अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को लेकर हमेशा से ही चर्चाओं में रहा, क्योंकि बंशी पहाड़पुर से पत्थर अयोध्या के लिए कई वर्षों से लगातार जा रहा है और आज भी वहां से पत्थर अयोध्या राम मंदिर निर्माण के लिए जा रहा है। लेकिन इस बीच एक नया पहलू उस वक्त सामने आया है जब संभागीय आयुक्त प्रेमचंद्र बरवाल ने चारों जिलों के वन खनिज पुलिस अधिकारियों की बैठक को लेकर अवैध खनन पर तुरंत रोक लगाए जाने की कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर दिए। बंशी पहाड़पुर की पहाड़ियों से निकलने वाला पत्थर बेहद मजबूत और सुंदर होता है, जिसकी उम्र हजारों वर्षों तक के लिए होती है और पानी के साथ उसमें और ज्यादा निखार आता है। यहाँ के पत्थर से लाल किला सहित देश के अनेकों ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण किया गया। इसलिए यहाँ से पत्थर लगातार कई वर्षों से अयोध्या के लिए राम लला के मंदिर निर्माण के लिए लिए जा रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि बंशी पहाड़पुर में सरकार की ओर से एक भी लीज स्वीकृत नहीं की गई है और वहाँ स्थानीय ठेकेदार अवैध रूप से अवैध खनन कर रहे हैं और मुनाफा कमाते हुए अयोध्या के लिए पत्थर भेज रहे हैं।